गजा एक बार फिर गोलियों, धमाकों और खून की गंध से भर उठा है। रविवार सुबह दक्षिणी गजा के सलाह अद-दीन रोड पर उस वक्त सब कुछ बदल गया जब हमास के लड़ाके भूमिगत सुरंग से निकलकर इस्राएली एक्सकवेटर्स पर आरपीजी से हमला कर बैठे। अचानक हुए इस हमले में 2 इस्राएली सैनिक मारे गए और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। आईडीएफ ने इसे हमास का विश्वासघात करार दिया और कहा कि यह अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम का खुला उल्लंघन है। कुछ ही मिनटों में आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और आईडीएफ ने गजा सिटी, राफा और खान यूनिस में जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में 20 से ज्यादा ठिकाने तबाह करने के दावे किए गए, जिनमें हमास के कथित हथियार डिपो, सुरंग नेटवर्क और कई घनी आबादी वाले इलाकों के मकान शामिल थे। इसराइल का कहना है कि उसने हमास के आतंक ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन गजा की धरती पर गिरते हर बम ने आम नागरिकों की चीखें भी उड़ा दी। हमास का आरोप है कि इसराइल जब से युद्ध विराम हुआ है तभी से हर रोज इसकी उल्लंघन करते आया है। दरअसल ट्रंप की मध्यस्थता से बना यह 20 सूत्रीय शांति समझौता अब धराशायी होता नजर आने लगा है। समझौते के तहत आईडीएफ को गजा के कुछ हिस्सों से हटना था, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कहा था कि इसराइल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप जिस युद्ध विराम को अपनी सबसे बड़ी मध्य पूर्वी जीत कह रहे थे, वही अब उनके लिए एक राजनीतिक बोझ बन चुका है। इसराइल के इस कदम से अमेरिका और मिस्र समेत कई देशों ने गहरी चिंता जताई है। काहिरा और दोहा में कूटनीतिक चैनल फिर से सक्रिय हुए, लेकिन नेतन्याहू की सरकार अब पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही। इसराइली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने चेतावनी दी कि हमास अब सख्त सबक सीखेगा और अगर संदेश समझ नहीं आया तो जवाब और भी भारी होगा। उन्होंने कहा कि आईडीएफ अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए हर खतरे को खत्म कर देगा। उधर हमास ने हमले में शामिल होने से इनकार किया है। संगठन के प्रवक्ता की ओर से बयान जारी करते हुए कहा गया कि हम इसराइल के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम युद्ध विराम के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इसराइल की तोपें और फाइटर जेट कुछ और ही कहानी कह रहे थे। रात भर राफा, दीर अल बाला और गजा सिटी में धमाके गूंजते रहे। आईडीएफ ने कहा कि उसने 20 से ज्यादा लक्ष्यों को निशाना बनाया, जिनमें टनल, शाफ्ट्स, हथियार, गोदाम और कमांड पोस्ट शामिल थे। गजा में तबाही की तस्वीरें दर्दनाक हैं। हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया सिर्फ 24 घंटे में 8 नागरिक मारे गए, जिनमें 3 बच्चे शामिल थे। राहत एजेंसियों के मुताबिक सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो गए और हजारों लोग बेघर होकर सड़कों पर हैं। गजा मीडिया ऑफिस ने कहा कि युद्ध विराम लागू होने के बाद से इसराइल ने अब तक 97 फिलिस्तीनियों को मारा है, 230 को घायल किया है और 80 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। फिलिस्तीन परिवार जो उम्मीद कर रहे थे कि यह युद्ध विराम कुछ राहत लाएगा, अब डर के साए में जीने लगे हैं। राजनीतिक तौर पर भी इसराइल के अंदर हलचल मची है। नेतन्याहू सरकार पर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि वह अपने गिरते जन समर्थन को बचाने के लिए जानबूझकर तनाव भड़का रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि नेतन्याहू अमेरिका से मिले दबाव को झेल नहीं पाए और उन्होंने सैन्य कार्रवाई शुरू करके ट्रंप को कूटनीतिक रूप से रेड फिस्ट बना दिया। दूसरी ओर इसराइल में सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठकें चल रही हैं और संकेत मिल रहे हैं कि आईडीएफ आने वाले दिनों में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में। गाजा के नागरिकों के लिए घंटे बेहद कठिन है। जो लोग अपने घरों में लौटने की कोशिश कर रहे थे, वे अब फिर से पलायन करने को मजबूर होने लगे। राहत एजेंसियां बार बार चेतावनी दे रही हैं कि अगर अब भी युद्ध बंद नहीं हुआ तो फिर मानवीय संकट और गहरा जाएगा। यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार को राजधानी सना के दक्षिण पश्चिमी इलाके में स्थित संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण सुविधा पर छापा मारा और लगभग 24 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। यह घटना शनिवार को सना में एक अन्य यूएन कार्यालय पर हुए छापे के ठीक एक दिन के बाद हुई, जिससे यमन में पहले से ही फैले गंभीर मानवीय संकट पर एक नया खतरा मंडराने लगा है। संयुक्त राष्ट्र के यमन रेजिडेंट समन्वयक के प्रवक्ता जीन आलम ने मीडिया को बताया कि हिरासत में लिए गए कर्मचारियों में 5 यमनी नागरिक और 15 अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ शामिल है। इसके अलावा कई अन्य लोग भी हैं। बताया जा रहा है कि पूछताछ के बाद कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया, लेकिन अभी भी 20 हूती विद्रोहियों के कब्जे में है। रविवार सुबह हूती सुरक्षा बलों ने यूएन की हदा स्थित सुविधा को घेर लिया, जहां मानवीय सहायता और संचालन संबंधी कार्य चल रहे थे। आरएम के अनुसार हूती विद्रोहियों ने अचानक उन कर्मचारियों को हिरासत में लिया और वहां से सर्वर, कैमरा रिकॉर्डिंग डिवाइस और अन्य संवेदनशील सामग्री जब्त कर ली। सभी प्रभावित कर्मचारी फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं और उनके परिवारों से संपर्क हो चुका है। यूएन ने कहा कि वो हूती समूह और अन्य पक्षों के संपर्क में हैं ताकि इस गंभीर स्थिति को जल्द ही हल कर लिया जा सके।
ये घटना शनिवार के छापे से जुड़ी हुई लगती है, जब हूती बलों ने सना के यूएन कंपाउंड में प्रवेश किया था। उस समय 15 अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ मौजूद थे, लेकिन सभी सुरक्षित रहे। हूतियों ने वहां भी विस्तृत तलाशी ली, हालांकि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यूएन के अनुसार अगस्त 2025 में भी सनान में यूएन कार्यालयों पर इसी तरह छापा पड़ा था, जिसमें 19 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। अंसारुल्लाह का ये कदम उनके लंबे समय से चले आ रहे यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के खिलाफ अभियान का हिस्सा है। 2021 से अब तक हूतियों ने यमन के विद्रोही नियंत्रित क्षेत्रों जैसे सना, तटीय क्षेत्र, हुदैदा और उत्तरी सदा प्रांत में 53 से ज्यादा यूएन कर्मचारियों को हिरासत में लिया। जनवरी 2025 में सदा प्रांत में 8 कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद यूएन को वहां अपनी गतिविधियां निलंबित करनी पड़ी। इसके अलावा यूएन के यमन में शीर्ष मानवीय समन्वयक को सना से एडन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का केंद्र जो है यानी कि जो अदन इलाका है उसमें स्थानांतरित करना पड़ा। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने हाल ही में 16-17 अक्टूबर को यूएन कर्मचारियों पर जासूसी और विश्वासघात का आरोप लगाया था। उनके बयानों के बाद ये छापे तेज हो गए हैं। जानकार मानते हैं कि हूती यूएन को अपने क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए खतरा मानते हैं, क्योंकि संगठन तटस्थ रहते हुए मानवीय सहायता प्रदान करता है, जो हूतियों की सत्ता को चुनौती दे सकता है। अंसारुल्लाह इन हिरासतों का इस्तेमाल दबाव की रणनीति के रूप में करते हैं। आर्थिक सहायता वितरण का नियंत्रण या फिर राजनीतिक मान्यता जैसी मांगे मनवाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अंसारुल्लाह यमन के गृह युद्ध में सऊदी अरब समर्थित सरकार के खिलाफ लड़ रहा है और यूएन जैसी संस्थाओं को बाहरी हस्तक्षेप के रूप में मानता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कर्मचारियों की तत्काल रिहाई की मांग की है, वो भी बिना किसी शर्त के। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के कार्यालय ने कहा कि ये कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अभी तक प्रमुख देशों जैसे अमेरिका, सऊदी अरब या यूरोपीय संघ से आधिकारिक बयान नहीं आया है और अब देखना ये होगा कि हूती विद्रोही अंसारुल्लाह जो है वो यूएन के इन कर्मचारियों को कब तक छोड़ते हैं और इसके बाद यूएन क्या कार्रवाई करता है। कुछ दिनों की खामोशी के बाद ऐसा लग रहा है कि यमन के हूती विद्रोही एक बार फिर से जाग गए हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि अदन की खाड़ी में एक जहाज पर फिर से हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि यह हमला एक प्रोजेक्टाइल से किया गया है, जिसके बाद जहाज धू धू कर जलने लगा और जहाज से आग की लपटें निकलने लगी। इस जहाज पर कैमरून का झंडा लगा था। ब्रिटिश सेना अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है, जबकि क्रू मेंबर्स ने जहाज छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी।